रूस के टारगेट पर यूरोप के 5 बड़े देश हैं। एक साथ पांचों देशों पर अटैक कर सकता है रशिया। यूक्रेन और पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहीं लातविया, लिथुआनिया और मोल्डोवा भी जद में हैं। तो देखिए, रूस के टारगेट पर यूरोप के कुछ देश हैं और कहीं ना कहीं खतरा उनके ऊपर भी मंडराने लगा है। तो रूस के टारगेट पर 5 देश हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, और क्या वहां पर एटमी एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले उन 5 देशों के नाम आप जान लीजिए। यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और मोल्डोवा। ये वो 5 देश हैं जो कि रूस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, यूक्रेन तो जंग झेल ही रहा है, रूस लगातार वहां पर हमले कर ही रहा है, 1 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त हो चला है, लेकिन जिन 5 देशों के हमने नाम गिनाए हैं, क्या यहाँ पर भी कोई बड़ा एक्शन पुतिन की ओर से देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये 5 वो देश हैं जो यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये पूरा वॉर जो है ना, वो हिस्ट्री का प्रिजनर बन गया है। कहने का मतलब है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, मोल्डोवा और यूक्रेन तो चल ही रहा है। ये सारे अपने हिस्ट्री को, जो सोवियत हिस्ट्री या इंपीरियल रशिया हिस्ट्री है, उसके चलते रूस के खिलाफ है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्रोवोकेशंस है, ये ज्यादा पोलैंड और बाल्टिक स्टेट से आ रहा है, और जो यूक्रेन इस समय कर रहा है कि उनकी टेरिटरी में घुस के अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, ये प्रोवोकेशन है वेस्ट को दिखाने के लिए कि देखिए, हम भी अब सक्षम है काउंटर अटैक करने के लिए, काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए। रशिया को प्रोवोक किया जा रहा है कि देखो, तुम अब वॉर में डायरेक्ट आओ। और आज ही के दिन, यानी कल अमेरिका के टाइम के हिसाब से, लॉर्ड ऑस्टिन ने और उनके मार्क मिली ने बहुत क्लियर कर दिया कि यूक्रेन किसी भी तरह लैंड वॉरफेयर करके या रूस लैंड वॉरफेयर करके ये युद्ध जीतेगा नहीं। रूस जानता है कि ये युद्ध लंबी चलेगी, इसलिए वो प्रोवोकेशंस का बिल्कुल। और जिस तरह से वेस्ट की तरफ से रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वेस्ट प्रोवोक कर रहा है, और उसके बाद ये जो खतरा है जिसका हमने आपको बताया कि 5 देश अब रूस के टारगेट पर है, वो भी हो सकता है। अब आप देखिए, बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती से सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा टेंशन में 2 देश हैं। कौन कौन सी आप जानिए। पहला है यूक्रेन और दूसरा है पोलैंड। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखिए, यूक्रेन की स्थिति को आप देखिए, रूस न्यूक्लियर अटैक यहां पर कर सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि लगातार वहां पर युद्ध भीषण छिड़ा है। जबकि पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि पोलैंड युद्ध में रूस के खिलाफ सबसे मुखर देशों में शामिल रहा है। और क्या बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, रूस तैयार है, बेलारूस एटमी प्रहार होगा, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती शुरू हो गई है। वजह क्या क्या आ रही है, पहले यूक्रेन को लेकर आप वजह देखिए। युद्ध में हार की स्थिति में एटमी अटैक कर सकता है रूस, ये वजह एक पहली है। दूसरी, पोलैंड के पीछे क्या वजह है, यह भी आप जानिए। वजह है रूस के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुखर है, और आप देख रहे तमाम जो सप्लाईज हैं वो भी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन के अंदर दाखिल होती है। हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव भी। अश्विनी श्रीवास्तव, इसमें कितना दम नजर आता है जो कहा जा रहा है कि एक तरफ तो देखिए बेलारूस में अब न्यूक्लियर तैनाती हो रही है, और 2 देश हैं, अगर एटमी हमला होता है तो वो होंगे सबसे पहले पोलैंड और यूक्रेन। कितना दम आपको इसमें नजर आ रहा है? हाँ है, काफी दम है। देखो, ये सच्चाई है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस में लगाया गया है और उनकी रेंज लिमिटेड होती है, और उस पर यूक्रेन और पोलैंड दोनों पे हमला आराम से हो सकता है। मगर हमें यह भी समझना पड़ेगा, पोलैंड जो है एक नेटो कंट्री का हिस्सा है। अगर पोलैंड के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का फायर होता है या हमला होता है रूस की तरफ से, तो पलटवार होगा, ये मान के चले आप। तो ये रूस को भी मालूम है। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी गलती करेगा कि पोलैंड पे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करे। हाँ, यूक्रेन में कर सकता है, और यूक्रेन में तब करेगा उसको जब हार लगती है कि बहुत आने वाली है, या क्रीमिया पे हमला होता है जो कि उसकी रेड लाइन है, वो क्रीमिया को किसी हालात में नहीं देना चाहेगा। तो 2 वजह हो सकती है, एक तो कहीं ना कहीं मिलिट्री डिफीट से बचने के लिए, और दूसरा क्रीमिया को बचाने के लिए। मुझे लगता नहीं कि वैसे डायरेक्ट वो पोलैंड पे हमला करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। ठीक बात है अश्विनी श्रीवास्तव साहब, लेकिन मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और रूस की स्ट्रैटेजी को भली भांति आप समझते हैं। मनीष, रूस की सहनशीलता का भी यहां पर जिक्र हो रहा है, वो सहनशीलता जो है उसकी सीमा कहां तक मानते हैं आप? क्या ऐसा हो जाएगा जिसके बाद हम ये माने कि न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए, 1.25 साल के इस जंग में ऐसी बहुत सारी रेड लाइन
अगर कहा जाए तो जो क्रेमलिन ने पहले तय की थी वो टूटी, लेकिन इसके बावजूद रूस ने अब तक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे प्रेसिडेंट पुतिन की ये सोच है कि वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ना हो। हालांकि ये भी बात सच है कि इसका अंजाम जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में रूस अपनी तैयारियों को कहीं से भी कम नहीं रखना चाहता है और बेलारूस में एटमी हथियार रखने के पीछे एक बड़ा कारण मुझे कैलिनिनग्राद दिखता है। याद करिए, कैलिनिनग्राद वो जगह है जिसे लेकर लगातार चाहे बाल्टिक देशों हो या यूरोप के तमाम देशों के बीच यहाँ तक कि ये भी चर्चा चलती है कि अगर नाटो कंट्री ने पहला कोई एक्शन लिया तो सबसे पहले वो कैलिनिनग्राद को कब्जा करेंगे। और बेलारूस में एटमी हथियार रहने के बाद, हालांकि कैलिनिनग्राद में भी रूस के बहुत सारे न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो मैं खुद देख कर आया हूं, लेकिन अगर कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो बेलारूस से उसका जवाब दिया जा सकेगा, इसीलिए ये सारी घेराबंदी हो रही है। पूरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और उसको देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्स का। और देखिए, आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन ने किस तरह से न्यूक्लियर बेल्ट तैयार कर लिया है। समझते हैं इसको। पुतिन का एन बेल्ट ब्लैक सी, जो कि अभी रूस के ही कंट्रोल में है, जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगा है, खासकर ओडेसा जो पोर्ट सिटी है उस पर। उसके अलावा देखिए, क्रीमिया की हम बात करते रहे हैं, क्रीमिया नाक का विषय है। बेल्गोरोड, कुर्स्क, ब्रियांस्क, माजिर, ब्रिएस्ट, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर बेल्ट आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है और उसके बाद जो मार करने की क्षमता है, यानी अटैक करने की क्षमता है, और जो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा वो ये नजर आ रहा है आपको मानचित्र में। अमिताभ सर, ये सारी बातें हम समझ रहे हैं कि रूस किन वजहों से ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है। एक तरफ वो अपनी ताकत भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ अपने इलाके सिक्योर भी कर रहा है, लेकिन वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने रेडी टू वॉर मोड में न्यूक्लियर वेपन को रख दिया है। अब एक कोई प्रोवोकेशन किसी भी वक्त आपको एक ऐसी आग में झोंक देगा जहां आप शायद ना करते आप इस्तेमाल कर जाए। हमने देखा है वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही हुआ था। तो क्या लगता है आपको कि ये वल्नरेबल सिचुएशन अब ज्यादा है किसी न्यूक्लियर वॉर के लिए? देखिए रवि, मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि दुर्घटनाएं वॉर को किसी भी स्वरूप में ले सकती हैं। कहीं कोई हताहत हो जाए, पुतिन पर अटैक हो जाए, मान लीजिए पर्सनल अटैक हो जाए, या कोई ऐसी रेड लाइन है जो अब तक क्रॉस नहीं हुई, या गलती से कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल ही छूट जाए, तो ये ऐसा हो सकता है। इसी के जद में ये कहा जाता है कि डिप्लॉयबल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको कम से कम 72 घंटे का गैप देना होता है डिप्लॉय करने के लिए। वो 72 आवर्स का जो विंडो होता है वो बहुत बड़ा विंडो होता है, लेकिन अब तक जो सिग्नल्स मिले हैं उसमें पूरी दुनिया संतुष्ट है कि रूस न्यूक्लियर वेपन का एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि जो रूस का सबसे बड़ा एलाई है चीन, वो पहले ही बयान कुछ और है। मतलब मैं सिर्फ मेदवेदेव के बयान को रेफर कर दूं तो साफ दिख रहा है कि वो तो तैयार बैठे हैं। नहीं, मेदवेदेव को प्रोवोकेशंस दिए जा रहे हैं कि आप ये बोलें कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। और जैसा मैंने कहा, 1999 के जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सिक्योरिटी पॉलिसी रूस की है, उसमें स्पष्ट कहा गया है when pushed to the wall we'll use nuclear weapon as an alternative। ठीक है, तो वो push to the wall हुआ नहीं है। मैं ये भी बता दूं, रूस कोई काउंटर ऑफेंसिव अपने इनिशिएटिव पे नहीं करने जा रहा है। चलिए ठीक है, तो रूस कोई काउंटर ऑफेंसिव नहीं करेगा, ये आपका एनालिसिस